तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एनएफएसए कार्यक्रम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके बारे में आज जानेंगे उसकी चुनौतियां और उसके लाभ, और डब्ल्यूटीओ में इसे किस प्रकार चुनौती दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषता क्या है? खाद्य सुरक्षा विधेयक में भारत में भूखमरी तथा कुपोषण को दूर करने के लिए किस प्रकार सहायक है, जो आगे पढ़ेंगे। एनएफएसए कार्यक्रम, जिसके बारे में मैंने भी चर्चा की। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। एनएफएसए कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा संचालित विश्व का एक अनोखा कार्यक्रम है, जो देश की लगभग 2/3 मतलब 67% जनसंख्या को भोजन का कानूनी अधिकार देता है। भोजन का कानूनी अधिकार देता है, जिसके लिए आप कानून के पास जा सकते हैं। कानूनी अधिकार का ये मतलब होगा जिसके लिए आप कानून के पास जा सकते हैं। अगर कोई जैसे जो डीलर सब जो होता है, अगर वो नहीं दे तो आप कानून के पास जा सकते हो। जो अनाज जो वितरण किया जाता है, अगर वो वितरण ना करे, वो बोले नहीं ये खत्म होता है, इसके लिए कानून के पास जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद ये जो बनाया गया है, अनुच्छेद 47, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, जिसमें यह वर्णित है कि राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों को पोषक युक्त भोजन प्रदान करे। इन आर्टिकल के आधार पर वर्ष 2013 में सरकार द्वारा संसद में खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया था। सितंबर 2013 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 को के रूप में प्रभावित हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा मतलब भोजन प्रदान करना। एनएफएसए कार्यक्रम की विशेषता पहले सबसे नॉर्मली जान लेते हैं। इसमें जनसंख्या, राशन कार्ड, परिवार, अनाज का कोटा, यहाँ पे अनाज के रूप में मतलब ये पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, शुरू से। पहली बात जनसंख्या। एनएफएसए की विशेषता यह है कि ये बहुत बड़ी जनसंख्या को शामिल किया है। इसमें देखिए लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से 75% जनसंख्या और शहरी क्षेत्र से 50% जनसंख्या को शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से 75% और शहरी क्षेत्र से 50% जनसंख्या को इसमें शामिल किया गया, जो कि वो टोटल जनसंख्या का 67% के अंदर आता है। इसमें राशन कार्ड बनाया गया है। यह राशन कार्ड राशन कार्ड केवल परिवार की महिला सदस्य के नाम पर बनता है, जिसकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक हो। केवल परिवार की महिला के नाम से ही राशन कार्ड बनता था उस समय। अभी 2018 की से पहले की बात है, मतलब 2013 में जब बना था, ये शुरू हुआ था। तो हालांकि 2014 में सरकार बदल गई, जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इसके बाद ये सुचारू रूप से चालू हुआ। परिवार, यहाँ परिवार को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला परिवार जो होता है प्राथमिक परिवार, और दूसरा श्रेणी का परिवार जो है बीपीएल और अंत्योदय परिवार। यहाँ देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखिए पहला गरीबी रेखा दिख रहा है, यहाँ पे गरीबी रेखा है, यहाँ पे निष्कासित रेखा है। इसके बीच में जो भी परिवार आता है उसको प्राथमिक परिवार कहते हैं। मतलब निष्कासित रेखा और गरीबी रेखा के ऊपर और निष्कासित रेखा से नीचे वो एपीएल हो जाते हैं, एवं पॉवर्टी लाइन, एपीएल का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद गरीबी रेखा के नीचे जो आता है अंत्योदय परिवार और बीपीएल परिवार आता है। अंत्योदय परिवार जो होता है बीपीएल परिवार से भी ज़्यादा गरीब होता है, उसको एक अलग श्रेणी में बांटा गया, लेकिन वो फिलहाल वो दूसरे श्रेणी में ही आता है। गरीबी रेखा वह सीमा बिंदु है जो गरीब और गैर गरीब को अलग करती है। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को बीपीएल परिवार कहा जाता है, जबकि उसके ऊपर रहने वाले परिवार को एपीएल परिवार कहा जाता है। अंत्योदय परिवार हुए बीपीएल परिवार, जो अत्यंत गरीब स्थिति में होते हैं, उन्हें अंत्योदय परिवार कहा जाता है। जो बीपीएल होते जरूर है, लेकिन उस बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। अब देखिए प्राथमिक परिवार हुए एपीएल परिवार, जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, किंतु निष्कासित रेखा जो मैंने बताया भी डायग्राम में था, निष्कासित रेखा से नीचे होते हैं। इसका एक कोई सीमा है कि कितना होना चाहिए इसका इनकम, ये पढ़ेंगे आगे, बहुत सी आएगा आगे। एपीएल परिवार सबको डिफिनेशन अच्छा से जानेंगे। फिलहाल ये एनएफएसए कार्य चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना जरूरी है।
उसे प्राथमिक परिवार कहते हैं, जो निष्कासित रेखा से नीचे होते हैं। ठीक। अनाज का कोटा है, इसमें चौथा जो है विशेषता है इसका, अनाज कोटा। यहाँ प्राथमिक परिवार को प्रति माह 25 केजी अनाज, मतलब प्रति व्यक्ति 5 केजी, और बीपीएल परिवार तथा अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 केजी अनाज, मतलब प्रति व्यक्ति 7 केजी अनाज दिया जाता है। वो जो 5 आदमी के डेफिनेशन पे दिया जाता है, 5 से ज़्यादा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। सरकार सिर्फ और सिर्फ परिवार में जानते हैं कि परिवार में 5 आदमी होते हैं, उसी हिसाब से ये दिया गया है। अनाज वितरण किया जाता है। ठीक। पांचवा विशेषता, यहाँ अनाज के रूप में उपलब्धता के आधार पर चावल, गेहूं और मोटा अनाज वितरित किया जाता है। यहाँ जो है अनाज की उपलब्धता के रूप में चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिया जाता है। यहाँ पे छठा जो विशेषता है, यहाँ पे चावल और गेहूं और मोटा अनाज प्रति केजी क्रमशः ऐसे है। चावल जो है 3 केजी है, 3 रुपया केजी, जो कि बाजार में ज़्यादा होगा। गेहूं 2 रुपया केजी, गेहूं 2 रुपया केजी और मोटा अनाज 1 रुपया केजी की दर से दिया जाता है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विलय जो है एनएफएसए कार्यक्रम में कर दिया गया। 2023 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोई प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण योजना पहले से चल रहा था, शायद 2020 में स्टार्ट हुआ था। 2020 में कोरोना महामारी के समय ये स्टार्ट हुआ था, जिसको बाद में जाके एनएफएसए कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। अतः अब एनएफएसए कार्यक्रम में चावल, गेहूं और मोटा अनाज मुफ्त में वितरण किया जाता है। 2023 में मुफ्त में वितरण किया जाता है। अतः एनएफएसए कार्यक्रम में ये बीपीएल परिवार, एपीएल परिवार के लिए नहीं, सिर्फ शायद मेरे ख्याल से बीपीएल परिवार के लिए है, क्योंकि अभी तो एपीएल परिवार को नहीं दिया जाता मुफ्त में अनाज। चावल, गेहूं और मोटा अनाज मुफ्त में वितरण किया जाता है। अनाज ना मिलने पर सरकार द्वारा नगद क्षतिपूर्ति दिया जाता है। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, गेहूं 70 रुपये केजी है और सब्सिडी सरकार 25 रुपये देती थी या देती है, तो जिसमें कि आपको गेहूं मिलता है 2 रुपये, तो 25 रुपया जो है सरकार आपको क्षतिपूर्ति देगी अगर अनाज आपको नहीं मिला। 2 रुपया आप खुद लगाइएगा, जो आप वाजिब में देते हैं। सब्सिडी का पैसा सरकार आपको देगी अगर आपको अनाज नहीं मिला तो। इस कार्यक्रम में पारदर्शिता बनाने के लिए जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई। पारदर्शिता बनाने के लिए, पारदर्शिता का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधा जिला शिकायत निवारण तंत्र पर जाके उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं या उसकी शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा 9वां विशेषता यह है, इस कार्यक्रम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग स्टेट फूड कमीशन का गठन किया गया। स्टेट फूड कमीशन, अगर ऐसा हो जाए कि जैसे ये जो है जिला शिकायत निवारण तंत्र, ये आपसे आपका बात नहीं सुने तो आप सीधा राज्य खाद्य आयोग में जा सकते हैं इसके खिलाफ शिकायत लेके कि ये मेरा नहीं सुना, तब इसके खिलाफ, अगर ये उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि खाद्य भंडारण करते, जिसे डीलर कहते हैं, उसके खिलाफ करना तो यहाँ पे जा कीजिए। अगर ये भी बात ना माने तब जाके यहाँ पे कर सकते हैं राष्ट्रीय खाद्य आयोग में। इसकी आलोचना आप सुनिए। यह एक विशाल जनसंख्या को शामिल करता है, मतलब 67% लगभग शामिल करता है, इसलिए शामिल करता है, जिस वजह से यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो लिखा हुआ यह लक्षित नहीं हो पाता। लक्षित नहीं हो पाने का मतलब ये हुआ कि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो सरकार चाहती है कि भुखमरी कम हो, जो हो ही नहीं रहा है। इतना चीज, मतलब इतनी जनसंख्या को शामिल करने की वजह से भुखमरी कम नहीं हो रहा, वही है जहाँ तक बढ़ रहा है। इसलिए शांता कुमार समिति ने यह सुझाव दिया कि इसे 67% से 40% किया जाए, जिससे यह कार्यक्रम गरीब वर्ग पर अधिक लक्षित हो। जैसे मतलब कि ये जो कार्यक्रम है, एक डाटा सफिशिएंट नहीं है कि कौन सा गरीब है, किसको सही में देना चाहिए। कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो अच्छा फल फूल रहे हैं, अच्छा परिवार है, मतलब अच्छा पैसा उसके घर में आ रहा है, फिर भी वो इस कार्यक्रम का फायदा उठा रहे हैं, जिसको उसकी जरूरत नहीं है। ये उस परिवार के लिए जो जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है ठीक से, जो ठीक से खा नहीं पा रहे, वो कुपोषण का शिकार हो रहे, उसके लिए ये कार्यक्रम है। ये शांता कुमार समिति की सिफारिश जो थी यही थी कि एक आप सफिशिएंट डाटा बनाइए और कम से कम व्यक्ति को चूज कीजिए जो सही में भुखमरी के शिकार हैं, ताकि
भारत का भुखमरी हंगर इंडेक्स जो सुने थे इससे पहले वाला में पढ़े थे, हंगर इंडेक्स को कम किया जाए और उसमें हम लोग उत्कृष्टता तक पहुंच सकें, मतलब सबसे ऊंचे पायदान पे हम रहें, जिस वजह। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि हमारा पाकिस्तान देश हमसे कम भुखमरी का शिकार है। सबसे ज़्यादा हमसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है, इसके बाद मतलब हमारे एशिया में सब हमारे पड़ोसी देश में जो पाकिस्तान है, जो इतनी गरीबी में, वो भी भुखमरी का शिकार नहीं है जितना हम लोग हैं। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरी चुनौती। एनएफएसए कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज और बीपीएल परिवार को या अंत्योदय परिवार को 7 केजी अनाज वितरण किया जाता है, जबकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का दावा है कि प्रति प्रति माह एक व्यक्ति को औसत 11 से 14 केजी की आवश्यकता होती है अनाज की प्रति माह, जबकि हम दे कितने, मतलब सरकार हम कितना दे रही है हमें 5 केजी और अंत्योदय परिवार का 7 केजी, तो बहुत कम है इस हिसाब से, जो कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का दावा है कि 11 केजी से 14 केजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह कार्यक्रम पर्याप्त खाद्य उपलब्ध नहीं करा पाता है। इस कार्यक्रम में अनाज के रूप में केवल गेहूं और चावल ही वितरण किया जाता है, मोटा अनाज नहीं दिया जाता। चावल जो और गेहूं है पौष्टिक युक्त अनाज नहीं होता है, जबकि पौष्टिक युक्त भोजन मोटा अनाज होता है, यह अनुपलब्ध है। अभी भी हम लोग कहीं भी देखते हैं, जितना भी डीलरशिप जहाँ भी चल रहा है, कहीं भी नहीं मिलता है। इस प्रकार यह कार्यक्रम केवल कुछ सीमा तक भुखमरी की समस्या को दूर करता है, जबकि यह कुपोषण की समस्या को दूर नहीं करता है। सही बात है, कुपोषण की समस्या कहाँ दूर कर रही है, क्योंकि यहाँ कहाँ ये जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद है बोल रही 11 से 14 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह होना चाहिए, और हम लोग दे कितना रहे हैं, मतलब सरकार हमें कितना दे रही है, 5 केजी और 7 केजी, जो बहुत कम है। उससे वो तो कम है ही, ऊपर से पौष्टिक युक्त नहीं दिया जा रहा है, मोटा अनाज नहीं दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम सरकार की खाद्य सब्सिडी में वृद्धि करता है, जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। सब्सिडी में वृद्धि करता है, जैसे कि वो जो 25 रुपये यहाँ पे दिया जा रहा है सब्सिडी के रूप में, ज़्यादा हो रहा है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। राजकोषीय घाटा का ये देखिए मतलब क्या होता है, सरकार की कुल खर्च और कुल प्राप्ति से अधिक हो, मतलब सरकार की जो जितनी खर्च होती है वो अधिक हो, कुल खर्च अधिक हो और प्राप्ति उससे कम हो। अतिरिक्त खर्च के लिए जो सरकार बाजार से उधार लेती है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कुल खर्च 100 रुपया है, कुल प्राप्ति 80 रुपया है, मतलब 80 रुपया ही सरकार को प्राप्त हो रहा है, और खर्च सरकार 100 रुपया कर रही है, जिस वजह से उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। अतिरिक्त खर्च करने के लिए 20 रुपये वो बाजार से उधार लेती है, जो बाजार से उधार लेती है वही राजकोषीय घाटा होगा। इसके बारे में जब बजट पढ़ेंगे तब बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे। इस प्रकार उपयुक्त आलोचना के बावजूद एनएफएसए कार्यक्रम सरकार द्वारा संचालित एक विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है। यह कार्यक्रम अल्पकाल में भुखमरी तथा गरीबी की समस्या को दूर करता है। एक मिनट बताते, जैसे कि ये बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है। अगर मान लिया जाए सरकार सबको 11 केजी से, वो जो चिकित्सा अनुसंधान बता रहे हैं कि 11 केजी से 14 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह होना चाहिए, अगर सरकार टोटल दे देगी तो आदमी की काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, वो काम करना ही नहीं चाहेगा, बोलेगा जब खाना मिल गया है खाओ सुतो, बस यही सोचेगा वो। अगर 5 केजी दे, एक तरह से सरकार थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है इस कार्यक्रम के तहत। सब सरकार चाहती है थोड़ा सपोर्ट करें, बाद बाकी खुद खुद वो भी कमाए, खुद अपने से भी कुछ करे। ऐसा तो है नहीं सरकार उसको बैठा के खिलाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रही सरकार तो वो कौशल युक्त कौशलता को कम करेगा, मतलब कौशलता इसलिए कम होगा कि आदमी काम करना ही नहीं चाहेगा, तो मतलब जितने भी कौशल है सब मर जाएंगे। कौशल मतलब ज्ञान कम हो जाएगा। जैसे अगर आप ही बैठे हैं कहीं पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो आप जानते हो वो भी भूल जाइएगा। यही तो सरकार अगर टोटल 11 किलो या 14 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह दे दिया जाएगा, वो काम करना ही नहीं चाहेगा। इससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि तब जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना जिसके लिए श्रमिक चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। सरकार तो क्योंकि उसे खाना दे ही नहीं। बहुत आदमी ऐसे हैं धरती पे जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, वो तो आराम से सोएंगे आराम से खा पी के। देखिए इसमें क्या है, सरकार के खर्च में वृद्धि हो जाती है, लोगों में काम ना करने की प्रवृत्ति बढ़ता है, वही जो अभी हम बोले ना करने की। अतः दीर्घकाल में सरकार द्वारा
निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। जो जो हम बोले वही इसमें है। नंबर 1 में देखिए, लोगों के कौशल में विकास को बढ़ाना। नंबर 2, कृषि में उत्पादकता में वृद्धि करना। नंबर 3, बायो-14 बीज को बढ़ावा देना। बायो-14 बीज एक उन्नत बीज है जिसमें कम मतलब 1 हेक्टेयर में ज़्यादा उत्पादकता होती है, मतलब उत्पादकता बढ़ती है इससे, बायो-40 बीज से। ये जो है, इसके बाद डब्ल्यूटीओ में भारत के, जो भी बोले थे कि डब्ल्यूटीओ में इसकी क्या चुनौतियां हैं। डब्ल्यूटीओ में भारत के एनएफए संबंधित कार्यक्रम की चिंता या चुनौती और सरकार द्वारा उनका समाधान। ये जो डब्ल्यूटीओ है, इसको ब्रेटन वुड 1 जुलाई 1944 में इसका एक सम्मेलन हुआ था डब्ल्यूटीओ के लिए। देखिए, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1995 जिनेवा में। इसमें सदस्य देश 164 हैं 2000 अभी वर्तमान में। अंतिम अंतिम जो है अफगानिस्तान अभी हाल में शामिल हुआ है। पूर्व में जो था डब्ल्यूटीओ की जगह पे क्या था, GATTS, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। ये जो था प्रभावी था 1947 से 1995 तक, क्योंकि 95 में फिर डब्ल्यूटीओ आ गया। डब्ल्यूटीओ में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाता है। डब्ल्यूटीओ में सबसे उच्च संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। मंत्री स्तरीय, जिसमें सिर्फ मंत्रियां बैठते हैं सभी देश के, जिसमें बैठक हर 2 वर्ष में, जिसकी बैठक हर 2 वर्ष में होती है। यहाँ डब्ल्यूटीओ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। डब्ल्यूटीओ से संबंधित व्यापार में क्या करना है नहीं करना है। ये देखिए, 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा 2022 में हुआ, पर इसे होना था कजाकिस्तान में। 12वां जो हुआ था जिनेवा में हुआ था 2022 में, लेकिन इसको होना था कजाकिस्तान में, किंतु कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाया। फिर 13वां हुआ अबू धाबी में, फिर 2001 में दोहा सम्मेलन जो कतर में हुआ, ये तीसरा था, और 2013 में बाली सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ, 9वां था ये। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य क्या है? वस्तु और सेवा के व्यापार बाधा को कम करना। व्यापार बाधा को कम करना मतलब कि कोई जो आयातक देश है, निर्यातक देश है, कौन आयातक देश कितना टैक्स लगा सकती है, निर्यातक देश कितना सब्सिडी दे सकती है, ऐसा ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के डब्ल्यूटीओ को बनाया गया था। डब्ल्यूटीओ संगठन का काम यही है। और नंबर 2 देखिए, कृषि सब्सिडी या सहायकी को नियंत्रण, मतलब कि सब्सिडी कृषि में कितना देना है नहीं देना है, इस पे नियंत्रण। डब्ल्यूटीओ में जो शामिल है उसके लिए सिर्फ ये है, जो इसमें शामिल नहीं होना चाहेगा अपना कुछ भी कर सकता है। इसके बाद निर्यात आयात में उसको जो प्रॉब्लम होगा वो उसकी दिक्कत है। अगर डब्ल्यूटीओ का सारा जो रूल नियम का पालन करती है उसके साथ डब्ल्यूटीओ उसका साथ रहती है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण करना। पर्यावरण संरक्षण मतलब कि डब्ल्यूटीओ में जैसे होता है कि सब बीज जो होता है इसमें कितना उर्वरक देना है, जैसे कि जमीन भी बचा रहे, पर्यावरण भी सही रहे। अब देखिए, व्यापार बाधा होता क्या है? यह 2 प्रकार का होता है, प्रशुल्क बाधा और ये गैर प्रशुल्क बाधा। प्रशुल्क बाधा जो होता है, जैसे कि कोई आयातक देश, जैसे ए मतलब अमेरिका मान लीजिए, बी मतलब ये भारत मान लीजिए। भारत जो है निर्यातक हुआ और ए जो हुआ, 1 मिनट, ये उल्टा बोल दिया। ए जो हुआ आयातक हुआ, बी हुआ निर्यातक। ठीक। अब जो है ए आयातक हुआ, तो देखिए पहले पढ़ लेते इसके बाद समझाने में ठीक रहेगा। आयातक शुल्क को ही प्रशुल्क बाधा कहा जाता है। यह आयातक देश द्वारा लगाया जाता है जब निर्यातक देश वस्तु को सस्ता निर्यात करता है, तब आयातक देश अपने घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए उस पर आयातक शुल्क लगाते हैं, जिसे प्रशुल्क बाधा कहा जाता है। अधिकांश विकासशील देश और अल्प विकसित देश प्रशुल्क बाधा का उपयोग करते। चलिए ठीक है, आप बताते हैं। ये ए गलती लिखा गया है। मान लीजिए ए जो है भारत है और बी जो है बी अमेरिका है, काफी अच्छा होता है बी उल्टा रहता तो ए जो है आयातक देश है, बी जो है, चलिए भारत अमेरिका छोड़ दें, ए बी मानिए, जो लिखा है वही सही रहेगा। ए आयातक देश है, बी निर्यातक देश है।
तो बी जो है, जो निर्यातक देश है बी, वो चाहेगा कि अपना सामान को सस्ता बेचे, ताकि दूसरे देश जो आयात कर रहे हैं उसमें उसका सामान ज़्यादा बिके। तो अगर दूसरे देश में मान लिया जाए कि हमारे यहाँ अगर कपड़ा का उद्योग है, ठीक, अगर एक शर्ट का दाम 300 रुपया है, और दूसरा आयातक देश, जिससे जो निर्यातक देश है उससे हम जब कपड़ा लेते हैं, तो वो उसका अगर दाम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हम लोग का 300 है, और उसका कहीं शर्ट अगर आया तो उसका शर्ट का दाम मान लिया जाए 200 है, तो आदमी किसको खरीदेगा? वाजिब सस्ता तो उसी को खरीदेगा। इस वजह से हमारा जो कपड़ा उद्योग है ये समाप्त हो सकता है, बंद हो सकता है इस वजह से। तो हम लोग क्या चाहेंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे, ताकि 300 अगर हम लोग का है तो उसका जब सामान है तो उसमें ज़्यादा लगा दें, किसी तरह इतना लगा दें कि उसका 350 हो जाए, ताकि उसका कम बिके। तो ये हो जाता है प्रशुल्क। इस पे भी डब्ल्यूटीओ कंट्रोल करती है कि कितना लगाइएगा या कितना आप लगा सकते हैं। यही हुआ प्रशुल्क बाधा। समझ गए? प्रशुल्क बाधा का मतलब, प्रशुल्क बाधा हमेशा निर्यातक देश नहीं लगाते हैं। निर्यातक देश हमेशा विकसित देश जो होता है, विकसित देश जो होता है वो निर्यातक होता है, क्योंकि हमेशा विकसित देश ही निर्यातक ज़्यादातर होता है। आयातक होता है विकासशील देश या अल्प विकसित देश। तो अल्प विकसित देश में कोई भी उद्योग अगर खुला हुआ, अगर उसका सामान महंगा बिकेगा और दूसरा सामान जो उधर सस्ता आएगा, तो वाजिब है कि वहाँ का उद्योग बंद हो सकता है। आयातक देश का मतलब विकासशील देश, जैसे भारत जैसे देश का। ये प्रशुल्क बाधा हमेशा समझ लीजिए कि जो कमजोर देश होता है प्रशुल्क बाधा वही लगाता है, क्योंकि ज़्यादातर आयात उसका इकोनॉमी आयातक इकोनॉमी होता है, वो आयात पे ही निर्भर रहता है। तो वो चाहेगा कि उसके वहाँ का उद्योग जो उसके देश का उद्योग चले, क्योंकि उसका अगर उससे सस्ता सामान उसको मिल रहा है तो फिर वहाँ का जो पब्लिक होती है वो चाहेगी सस्ता लेना। हम लोग खुद सस्ता ही लेना चाहते हैं कहीं भी कुछ भी। यही होता है प्रशुल्क बाधा। अब देखिए गैर प्रशुल्क बाधा। गैर प्रशुल्क बाधा को शुल्क नहीं, ये जो होता है कोई शुल्क नहीं होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य मानक होता है, जिसे कोई आयातक देश निर्धारित कर सकता है। अधिकांशतः विकसित देश गैर प्रशुल्क बाधा लगाते हैं। गैर प्रशुल्क बाधा जैसे मान लीजिए कि हम लोग गेहूँ का आयात निर्यात करें अमेरिका को। गेहूँ का निर्यात, निर्यात मतलब हम उसको दे रहे हैं अपने देश से, घरेलू सीमा से बाहर उसे बेच रहे हैं। तो जब हम उसे बेच रहे हैं गेहूँ, तो वो क्या करेगी, उसको नहीं लेना होगा गेहूँ, तो वो क्या करेगी, इस पे बोल देगी कि इसमें जो है ना स्वास्थ्य मानक, इस वो अपने स्वास्थ्य मानक का डायग्राम बना देगी कि मेरे डायग्राम को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है आपके गेहूँ, तो वो वापस कर देगी, वो नहीं लेना चाहेगी। यही होता है प्रशुल्क बाधा। ये ज़्यादातर विकसित देश लगाते हैं, विकासशील देश, क्योंकि विकसित देश हमेशा चाहते हैं कि हम निर्यात कम कर, आयात कम करें, निर्यात ज़्यादा करें। इस वजह से TFA, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, व्यापार सुगम समझौता लाया गया। यह प्रशुल्क बाधा को कम करता है, यह प्रशुल्क बाधा को कम करता है। ये हमेशा विकसित देश लाएंगे, क्योंकि प्रशुल्क बाधा कौन लगाता है, तो विकासशील देश प्रशुल्क बाधा लगाते हैं। भारत जैसे देश प्रशुल्क बाधा लगाते हैं। प्रशुल्क बाधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर वो आयात करेंगे, सस्ता आयात होगा, तो यहाँ का उद्योग खत्म हो जाएगा ना भारत का। इसलिए वो प्रशुल्क बाधा लगाते हैं, ताकि एक कंपेयर बना रहे, ताकि उसके देश का भी जो उद्योग है वो भी चल पाए, मतलब भारत जैसे देश का। यह बाली पैकेज 2013 का, बाली पैकेज जो है, बाली पैकेज एक वही WTO का जो 2-2 साल में होता है, उसी का एक सम्मेलन हुआ होगा, मंत्री स्तरीय सम्मेलन, उसी का पैकेज था। उसी समय ये TFA लाया गया था। भारत द्वारा इसे अनुसमर्थन सहमति 2016 में दिया। भारत जो इसे समर्थन दिया था 2016 में दिया था। इसे 2017 से प्रभावी किया गया। यह अमेरिका द्वारा प्रस्तावित था। 2008 में यूएसए में आर्थिक मंदी जब आई थी, तो प्रशुल्क बाधा को कम किया गया। प्रशुल्क बाधा को कम किया मतलब कि ये वो निर्यात बढ़ा। प्रशुल्क बाधा कम जब होगा, जैसे प्रशुल्क बाधा कम हुआ तो मतलब उसका सामान दूसरे देश में, मतलब अमेरिका का सामान दूसरे देश में अगर जाएगा तो वो कम दाम में बिकेगा, वहाँ पे कम दाम में बिकेगा, जिस वजह से इसका निर्यात अमेरिका का बढ़ जाएगा। अगर निर्यात बढ़ेगा तो वाजिब है, निर्यात बढ़ेगा तो देश में उत्पादकता बढ़ानी होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको श्रमिक चाहिए। श्रमिक अमेरिका में अगर चाहिए तो अमेरिका में, जिस वजह से रोजगार हो जाएगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो रोजगार जब बढ़ेगा तो सबके पास पैसा आएगा, तो मांग बढ़ जाएगी, जिस वजह से अमेरिका मंदी से बाहर निकल गया था उस समय 2008 में। यही वजह से WTO का दोहा सम्मेलन 2001 में जो हुआ था, 2001 में दोहा सम्मेलन में सब्सिडी को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी का संदूकीकरण किया गया था, मतलब बॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सिडी, जिसके अंतर्गत सब्सिडी को
4 संदूक बनाए गए थे। पहला जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरा है रेड बॉक्स सब्सिडी और तीसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी और चौथा है अम्बर बॉक्स सब्सिडी। रेड बॉक्स सब्सिडी को मान लिया जाए तो कुछ शायद मत नहीं मानो, लेकिन फिर भी 4 बॉक्स तो किया ही गया था। कहीं कहीं 3 रहेगा तो 3 भी सही होगा, 4 रहेगा वो भी सही होगा। नंबर 1 पहले देखते हैं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। यह सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा निश्चित नहीं होती है। नहीं, रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स सब्सिडी शायद उतना प्रचलन में नहीं है, क्योंकि यह सब्सिडी व्यापार में बाधा या विकृति उत्पन्न नहीं करती। जैसे भंडारगृह के निर्माण में कृषि में अनुसंधान एवं विकास में दी जाने वाली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में शामिल होता है। अधिकांशतः विकासशील देश ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का उपयोग, देखिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो होता है, जैसे कि हमारा देश भारत में सरकार जैसे ट्रैक्टर खरीदना होगा किसान को, तो सरकार ट्रैक्टर पर ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे पाएगी, क्योंकि सरकार का राजकोषीय घाटा इससे बढ़ जाएगा ना। तो सरकार इस पर सब्सिडी बहुत कम ही देना चाहेगी। और जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश के पास पैसा तो बहुत होता है, वो अक्सर इस चीज़ पे सब्सिडी देते हैं, इसलिए इसको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में डाला गया है, ताकि जितने भी इंटरनेशनल आयोग बनते हैं वो हमेशा विकसित देश को परिप्रेक्ष्य में लेके बनाया जाता है, ना कि विकासशील देश को। इसमें देखिए जैसे ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, हमको पता है कि भारत इसमें सब्सिडी नहीं दे पाएगी, इसलिए इसको ग्रीन बॉक्स में रखा गया है, ताकि भारत ऐसे भी नहीं दे पाएगी। भारत कभी कोई भी औजार खरीदने में, कृषि के अनुसंधान या भंडारगृह बनाने में सब्सिडी भारत सरकार थोड़ी दे पाएगी, क्योंकि भारत का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा ना इस वजह से। इसलिए इसको ग्रीन बॉक्स में रखा गया। ये विकासशील देश के लिए फायदेमंद है, इसलिए विकासशील देश वाले इसको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, क्योंकि WTO में सही मायने में अमेरिका का प्रभुत्व तो ज़्यादा है। इसके बाद देखिए रेड बॉक्स सब्सिडी, इसका यूज जो है, रेड बॉक्स सब्सिडी का यूज विकसित देश बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए इसको रेड बॉक्स सब्सिडी में रखा गया, क्योंकि इसको यूज करना नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ये निर्यात में दी जाने वाली सब्सिडी होती है जो WTO में प्रतिबंधित है। निर्यात में दी जाने वाली सब्सिडी, अब मान लिया जाए अगर आप एक कृषि कर रहे हैं, कृषि में सरकार आपको सिंचाई में सब्सिडी दे दे और बीज में सब्सिडी दे दे, आपको ट्रैक्टर में सब्सिडी, अब तो इसके वजह, और अगर आपके देश में अवसंरचना मतलब रोड, भंडारगृह सब सही से है, तो वाजिब आप उत्पादन जो होगा आपका आसानी से होगा, आप उसका दाम कम कीजिएगा, कम में बेचिएगा, कम में मतलब निर्यात कीजिएगा देश के बाहर, तो इसमें सरकार को सब्सिडी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सब्सिडी तब ना देना पड़ेगा जब आपका जो उत्पादन है महंगा होगा, तो सरकार चाहेगी इसको सब्सिडी के अनुसार, आपको फुल्ली पैसा देगी, लेकिन सरकार सब्सिडी देके उसको बाहर में उतने दाम में बेचेगी। जैसे मान लीजिए आपका जो गेहूं है 100 रुपये किलो है मान लिया जाए, तो उसको आप निर्यात करना चाहेंगे, तो निर्यात कोई दूसरे जगह करेंगे तो उसको कम दाम में कीजिएगा, तब ना वहाँ पे आपका, यहाँ भी 100 रुपया है, वहाँ भी 100 रुपया में बिक रहा है, तो वो 100 रुपया में लेना नहीं चाहेंगे, तो आपको 90 रुपये में देना पड़ेगा। तो सरकार आपको 10 रुपये का सब्सिडी दे देगी। 10 रुपये का जब आपको सरकार सब्सिडी देगी, तो सरकार उसे 100 रुपया में नहीं बेच के 90 रुपये में बेचेगी। सरकार आपसे लेगी 100 रुपये में, लेकिन बेचेगी 90 रुपये में। तो 10 रुपये का जो आपको सब्सिडी मिल गया, 10 रुपये का सब्सिडी मिलने का मतलब आप उसको अब 90 रुपये में बेचिएगा। यही होता रेट, जो कि विकसित देश को जिसकी जरूरत नहीं है। अब देखते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। यह सब्सिडी कृषि आगम जैसे बीज, उर्वरक इत्यादि में दिए जाता है, जिससे उत्पादन लागत सस्ता हो, किंतु यहाँ उत्पादन की ऊपरी सीमा निश्चित कर दी जाती है, जिससे व्यापार में विकृति या बाधा उत्पन्न न हो। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें भी विकसित देश अपना खेल खेल लिए। विकसित देश बोली ब्लू बॉक्स सब्सिडी में जो है उर्वरकता मतलब बीज, खाद में सब्सिडी देगी सरकार, लेकिन जैसे 1 हेक्टेयर पे WTO निर्धारित कर चुकी है, इस मतलब ब्लू बॉक्स सब्सिडी में के अंतर्गत निर्धारित की है कि जैसे 1 हेक्टेयर जमीन में 100 क्विंटल ही उपजाना होगा। चाहे अगर आप बीज जो है अच्छा उन्नत बीज लाते हैं, तो हो सकता है कि 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल उपज जाए, उत्पादन हो 200 क्विंटल का हो जाए, तो आपका जो 100 क्विंटल है उसका आप निर्यात नहीं कर सकते। आप बात मात्र 100 क्विंटल का मतलब 200 में जो WTO निर्धारित की है कि 100 क्विंटल ही एक हेक्टेयर में होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा आप उत्पादन कर रहे हैं, तो वो जो ज़्यादा हो रहा है उसका आप निर्यात नहीं कर सकते, और विकसित देश इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वही बोल देगी, गैर प्रशुल्क बाधा लगा देगी कि ये हमारे स्वास्थ्य मानक के विरुद्ध है। ये होता है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसकी भी कोई खास ज़रूरत अमेरिका को नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के पास ज़मीन भी अच्छा है और वहाँ पे
उर्वरकता भी ठीक ठाक हो जाती है। अब देखिए अंबर बॉक्स सब्सिडी, यह व्यापार में सबसे अधिक विकृति या बाधा उत्पन्न करता है। यह सब्सिडी जो अधिकांशतः है भारत जैसे विकासशील देश द्वारा दिया जाता है। डब्ल्यूटीओ में इस सब्सिडी का ऊपरी सीमा निश्चित है। इस सब्सिडी का जो है ऊपरी सीमा निश्चित कर दी गई। कोई भी विकसित देश 5% से अधिक और विकासशील देश 10% से अधिक अंबर बॉक्स सब्सिडी नहीं दे सकती है। देखिए एक तरह यहाँ पे छूट दे रही है उर्वरकता पे, फिर यहाँ पे अंबर बॉक्स सब्सिडी में फिर डिफिनिट कर दिए कि फिक्स कर दिया है कि विकासशील देश 10% ही दे सकते हैं और विकसित देश 5%। विकसित देश को 5% देना भी नहीं पड़ता है। जैसे देखिए इसमें क्या किया, भारत जैसे देश जैसे 10 रुपया का बीज है तो उसको 5 रुपया में दिया सब्सिडी करके, और उर्वरकता जो है 20 रुपया में उसको भी 5 रुपया कर दिया गया, और बिजली जो है जैसे 10 रुपया का बिजली तो उसको फ्री कर दिया गया, तो टोटल हो गया 10 रुपया। तो सब्सिडी हो गया अंबर बॉक्स सब्सिडी, ये हो गया। इसमें 10% ही देना, तो जैसे 40 है, 40 में 10 रुपया देना पड़ा जनता को। ये जो 10% के अनुरूप है, अनुरूप होना चाहिए। देखिए 2013 में जो है एनएफएसए सितंबर 2013 में अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन हुआ था, जिसमें भारत और अमेरिका जो टीएफए लाना चाह रहा था और भारत जो है एनएफएसए कार्यक्रम को लागू रखना चाहता था, जिस वजह से डब्ल्यूटीओ वाली सम्मेलन 2013 में जो हुई, इसमें ये हुआ कि ये पीस क्लॉज हुआ 2017 में। अमेरिका मान गई कि चलो ठीक है आप चलाइए। एनएफएसए कार्यक्रम जो है अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 25 कहाँ 27 रुपया के गेहूँ 2 रुपया में दिया जा रहा है, तो कितना ज़्यादा सब्सिडी दिया जा रहा है, जबकि लिखा हुआ मात्र 10% दिया जाना चाहिए। इस वजह से तो ये अमेरिका और भारत, अमेरिका जो है विकसित देश का प्रतिनिधित्व करता है और भारत जो है विकासशील देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो अमेरिका टीएफए जो होता है ट्रेड फैसिलिटी, क्या होता है ट्रेड फैसिलिटी, हाँ सॉरी, ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट होता है। ये जो होता है ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट जो होता है प्रशुल्क बाधा को कम करने के लिए होता है। प्रशुल्क बाधा कौन लगाता है, तो विकासशील देश प्रशुल्क बाधा लगाता है। क्यों लगाता है, विकासशील देश प्रशुल्क बाधा इसलिए लगाता है ताकि उसका जो घरेलू उद्योग है वो चल सके। घरेलू उद्योग अगर प्रशुल्क बाधा नहीं लगाएगा तो वहाँ से जब सस्ता सामान आएगा तो वाजिब है कि यहाँ का जो लोग सब हैं, पब्लिक जो है, पब्लिक चाहेगा सस्ता सामान जब मिल रहा है तो महंगा सामान हम क्यों लें। अभी भी देख रहे हैं कि भारत में जो कोई भी इलेक्ट्रिक सामान बनता है वो महंगा बनता है, जबकि चाइना से बहुत सस्ता में मिल जाता है। तो इसी वजह से प्रशुल्क बाधा जो लगाती है वो विकासशील देश लगाती है, इसलिए इसके विरुद्ध में जो है टीएफए लाया गया, ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट जो लाया गया है वे विकसित देश के तौर पर लाया गया। वो चाहते हैं कि प्रशुल्क बाधा कम लगाया जाए ताकि उसका सामान जो निर्यात ज़्यादा हो सके। तो भारत इस पे पीस क्लॉज कर ले, जिस वजह से एनएफएसए कार्यक्रम निरंतरता चलती रही। 2016 में भारत जो है पीस क्लॉज अनिश्चितता काल, मतलब 2016 में जो है ये निर्धारित किया गया था 2017 तक के लिए, तो लेकिन 2016 में 13 में जो है ना पीस क्लॉज चालू हुआ था, जिसको जनवरी 2017 तक चालू रखना था। वो बोले, अमेरिका बोला कि 2017 तक चलिए आप एनएफएसए कार्यक्रम चला सकते हैं, लेकिन फिर 2016 में भारत और यूएसए के बीच पीस क्लॉज अनिवार्य काल अनिश्चित काल तक के लिए चला दिया गया। अनिश्चित काल मतलब अब इसकी कोई सीमा नहीं, जब तक सरकार चाहेगी चला सकती थी। इस वजह से मतलब ये अनिश्चित काल के वजह से भारत को टीएफए का समर्थन करना पड़ा और 2017 में टीएफए लागू हो गई। इस प्रकार भारत एनएफएसए कार्यक्रम की चिंता डब्ल्यूटीओ से दूर हो गई। इस प्रकार जो है ना जो अनिश्चित काल के लिए जो लागू हो गया, तो एनएफएसए कार्यक्रम बहुत बड़ी चिंता थी, क्योंकि ये एनएफएसए कार्यक्रम डब्ल्यूटीओ की अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन कर रही थी। लेकिन ये जो इसमें टीएफए का समर्थन जो भारत किया, तो यूएसए ही सबसे बड़ा एनएफएसए कार्यक्रम के विरोधी थी। अब अमेरिका जो है एनएफएसए कार्यक्रम के समर्थन में आ गई और भारत जो है टीएफए का विरोधी थी, और भारत 2016 में टीएफए का समर्थन कर दी। अब एक तरह से भारत जो है एनएफएसए कार्यक्रम की चिंता से दूर है। डब्ल्यूटीओ में जो चुनौतियां दी जा रही थी
NFA कार्यक्रम के विरुद्ध। तो आज बस इतना ही, कल इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।